ऑल राइट। चलो भाई, टेम्परेचर इसके अंदर ये सारी चीज़ें देख ली अपन ने, है ना। अच्छा, जो कोई भी नया यूट्यूब के ऊपर ये वाला वीडियो देख रहा है, तो लाइव क्लास लाइव चल रही है। और अभी तो ये तो बाद में अपलोड होगा, लेकिन आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से फिर आप इनको देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव है, फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। One thing, the other thing is, if you like the video, please do like, and if you don't like the video, please unlike and share as much as possible, ठीक है। सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, चलो इस वीडियो के अंदर और इस लाइव सेक्शन के अंदर अपन आइसोथर्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइसोथर्म्स यहाँ पे ये पूरा आइसोथर्म वगैरह वाला पार्ट देखेंगे। आइसोथर्म के बाद रेंज ऑफ टेम्परेचर वगैरह देखेंगे। उसके बाद में फिर वापस से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बाकी उसके बाद वैसे कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, प्रेशर वगैरह है, ठीक है। रेंज ऑफ टेम्परेचर शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाए, देखते हैं। आइसोथर्म की अगर बात करें, छोटे से होते हैं। व्हाट आर आइसोथर्म्स, भी बताओ क्या होता है आइसोथर्म। आइसोथर्म दो चीज़ों से, दो वर्ड से बन के बना है ना। पहले तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर कर रहे हैं। टेम्परेचर भी किसके अंदर कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर कर रहे हैं। जगह इंपॉर्टेंट, ये पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ है अपन, है ना। तो अपन कहाँ है भाई, टेम्परेचर के ऊपर है, वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इस टेम्परेचर के अंदर क्या चीज़ आती है, टेम्परेचर के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देख लिया, टेम्परेचर क्या होता है वो देख लिया। नेक्स्ट चीज़ आती है टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर। तो टू मेजर टेम्परेचर वी यूज अ टर्म नोन एज आइसोथर्म्स, है ना। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आइसोथर्म को अपन यूज करते हैं। अच्छा, एक यार ग्रुप के अंदर लिख कर बताना कौन कौन वो है इंग्लिश हिंदी मीडियम का। वैसे तो मैं बायलिंगुअल चलने की कोशिश करता हूँ, फिर भी यहाँ पर बोल देता हूँ, या चलो बाद में कभी पूछ लेंगे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद मेजर कैसे करते हैं, तो दो दो यहाँ पे चीज़ें आती है, एक होता है आइसो, एक होता है थर्म, है ना। दोनों को मिला के बनता है आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम। अब ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आया था शायद, मेरे ख्याल से, ठीक है। किसी एक टेस्ट सीरीज में आया था और उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि भाई जो लाइन्स है, नहीं टेस्ट सीरीज में नहीं है, हिंदू के अंदर आया था एक बार, ठीक है। तो हिंदू में एक टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर कुछ एक क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। तो उसको अपन ने डील भी करा था करंट अफेयर्स में, है ना। तो हिंदू के अंदर कुछ एक क्वेश्चन आता है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई जो सेम चीज़ों को कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसे आइसो कुछ कुछ था मतलब उसमें तो खैर वो ऑप्शन देते नहीं है। तो बाकी जो है ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आइसोथर्म हो गया, है ना, आइसो बार हो गया, आइसो एक और हेलाइन ऐसा कुछ एक चीज़ होती थी, ठीक है। आइसो हाइल ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो गई। आइसोथर्म का क्या मतलब होता है, आइसोथर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, है ना। मतलब थर्म का मतलब टेम्परेचर। तो आइसोथर्म मतलब लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑन सेम टेम्परेचर, समझ में आया। लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑन सेम टेम्परेचर। ये आपका वर्ल्ड मैप है, ठीक है। इस वर्ल्ड मैप के अंदर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, इधर यूरोप है, ठीक है। इधर यूरोप है, इधर अपना एशिया आ गया, ठीक है। और एशिया के अलावा यहाँ पर जो है ये पूरा अफ्रीका आ गया, अफ्रीका के अलावा यहाँ पे अपना जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ गया, ठीक है। गुड। अब यहाँ पर जो लाइंस एक ही टेम्परेचर को ज्वाइन करेगी, जैसे कि यहाँ पर मान लो भाई 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इधर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, इधर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, इस जगह पर भी 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज एन आइसोथर्म। समझ में आया, ये क्या बन गया, ये एक आइसोथर्म बन गया, ठीक है। गुड। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो आइसोथर्म्स होते हैं इन्हें बनाने के कुछ रूल्स होते हैं और ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बात है। तो इन आइसोथर्म्स के कुछ रूल्स होते हैं और ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन जनरल तो जो आइसोथर्म्स होते हैं इन जनरल पैरेलल होते हैं लैटिट्यूड्स पर, ठीक है, या लैटिट्यूड्स को पैरेलल होते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स को पैरेलल होते हैं, इसका क्या मतलब है और इन जनरल का क्या लेना देना है। तो यूजुअली जो स्प्रिंग और ऑटम वगैरह वाला जो सीजन है, ठीक है, या फिर एक कोई आइडियल सिनेरियो है, उस आइडियल सिनेरियो के अंदर तो ये पैरेलल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर समर्स हैं, विंटर्स हैं, एक्सेसिव कुछ भी चीज़ है, तो अभी अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने डिस्कस करा था एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, वहाँ पे खेल बदल जाता है। तो लैटिट्यूड से पैरेलल होने का मतलब यहाँ पे ये इक्वेटर है, इधर ट्रॉपिक है, इधर ट्रॉपिक है, जो आइसोथर्म चलेंगे, आइसोथर्म भी
कुछ ऐसे चलेंगे, यहाँ पर एक बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, समझ में आया? तो इस तरीके से मतलब जो भी है इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई यूं बन जाएंगे, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, समझ में आया? ठीक है, गुड। फिर क्या चीज़ है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर जो है 70% वाटर है। क्या है? 70% वाटर है। और वाटर की अपन ने प्रॉपर्टी देखी, मॉडरेटिंग मैरीटाइम इफेक्ट। और मॉडरेटिंग मैरीटाइम इफेक्ट की वजह से क्या होगा, लार्जली जो टेम्परेचर होगा, लार्जली टेम्परेचर एक जैसा होगा। तो अगर मतलब एक लैटिट्यूड के ऊपर तो एक जैसा हो गई, जहाँ पर इंसुलेशन एक बराबर मिल रही है वहाँ पर तो एक जैसा हो गई। तो जिस वजह से क्या होगा, इन अगर लाइंस को आप जोड़ोगे तो वो लाइंस जो है पैरेलल बनेगी, किसको? लैटिट्यूड को, समझ में आया? गुड। फिर क्या है, समर्स और विंटर्स के अंदर ये खेल उलट जाता है या फिर ये खेल बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो समर्स एंड विंटर्स के अंदर, ठीक है, क्या क्या लिखते हो तुम, चलो, समर्स एंड विंटर्स के अंदर ये खेल जो है बदल जाता है। अब यहाँ पर देखो, ड्यू टू कॉन्टिनेंटैलिटी, इधर देखो, ड्यू टू कॉन्टिनेंटैलिटी समर्स के अंदर जो लैंड मास है, समझ में आया, स्पेशली नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, क्योंकि अपन ने क्या देखा, नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ज्यादा लैंड मास है, ज्यादा लैंड मास मतलब ज्यादा कॉन्टिनेंटैलिटी, ज्यादा इफेक्ट। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर जो आइसोथर्म्स होंगे, आइसोथर्म्स पोलवर्ड जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पोलवर्ड जाएंगे। अब ये पोलवर्ड कैसे जाते हैं, तो उसका देखो ऐसे लॉजिक बनाने में तो अपन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यार एक वो फोटो भी नहीं लगाई मैंने, है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक काम देता हूँ, ठीक है, टास्क देता हूँ एक, अपनी एनसीईआरटी 11th क्लास की, उस एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 79 और 80, ठीक है, इन दोनों पेजेस के ऊपर कुछ 2-3 मैप दे रखे हैं। ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैप बस आपको ये समझाएंगे कि आइसोथर्म्स कैसे किस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो, लाइव वगैरह देख रहे हो, तो अभी अगर खोल सको तो बहुत बढ़िया है, अभी अगर नहीं खोल सकते हो तो बाद में खोल लेना, है ना। एनसीईआरटी क्लास 11, ठीक है, मॉडर्न वो न्यू एनसीईआरटी है ना, ठीक है। चलो, तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे, समर्स के अंदर और विंटर्स के अंदर अपन को एक स्पेसिफिक सिनेरियो देखने को मिलता है ना। ये एनसीईआरटी क्या है, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में लिखी गई है ना। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ ये एनसीईआरटी जो है लक्ष्मीकांत से ज़्यादा टफ है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इसकी टफ है। कंसेप्ट इतने ज़्यादा टफ नहीं है, लैंग्वेज को इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती ट्विस्टेड बना रखा है। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, इसके अंदर जो पानी है, पानी के अंदर मॉडरेटिंग इफेक्ट होगा। तो समर्स के अंदर क्या होगा, पानी क्या बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा? नहीं, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ठीक है। कंपैरेटिवली ठीक ठाक टेम्परेचर होगा, है ना, कंपैरेटिवली ठीक ठाक टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है ना। और नॉर्मल टेम्परेचर, अगर यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, वहीं अगर इस तरफ लैंड है ना, यहाँ पर लैंड है, इधर वही पूरा अपना यूरेशियन कॉन्टिनेंट आ गया ना। तो अगर यहाँ पर लैंड है तो क्या चीज़ होगी, यहाँ पर जो टेम्परेचर है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली जो है मतलब नियरली एक ही होगा, समझ में आया। तो जब अपन आइसोथर्म बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे, और ये जो आइसोथर्म बन रहा है किस तरफ जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है। तो समर्स के अंदर जो आइसोथर्म्स होते हैं कहाँ पॉइंट करते हैं, पोल की तरफ पॉइंट करते हैं। ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकता है ना। और विंटर्स के अंदर क्या चीज़ होती है, विंटर्स के अंदर जो है यही चीज़ उल्टी हो जाती है ना। और विंटर्स के अंदर जो है ये कहाँ पॉइंट करते हैं, ये जो है वापस इक्वेटर की तरफ पॉइंट करते हैं, समझ में आया। कहाँ पॉइंट करते हैं, इक्वेटर की तरफ पॉइंट करते हैं। साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं है, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर भी, जैसे ये तो इक्वेटर मान लो, इधर अपन ने इक्वेटर खींच दिया है ना, अगर इधर इक्वेटर खींच दिया तो भी क्या होगा, तो भी इधर जो आइसोथर्म बनेगा वो यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो अभी साउथ पोल हो गया, इधर नॉर्थ पोल था, समझ में आया। और यहाँ पर जो विंटर्स के अंदर जो बनेगा, ठीक है, तो विंटर्स के अंदर वो इस तरीके से बनेगा सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, समझ में आया। ऑल्दो ये ध्यान रखना, ये अपन ने बताया है अर्थ साइंस वगैरह के अंदर, अपन ने पढ़ा है कि अगर नॉर्थ पोल के अंदर विंटर्स है तो साउथ पोल में समर्स होंगे। तो इस तरीके का ग्राफ वैसे कभी बनने वाला है नहीं। किस तरीके का बनेगा, अगर यहाँ पर ऐसे बन रहा है तो यहाँ पर समर्स है तो इधर ऐसे बनेगा, समझ में आया। और अगर ऊपर मान लो कि भाई विंटर है, ठीक है, तो विंटर के अंदर मैंने बताया ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी नीचे भी ऊपर जाएगा, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर समर्स होंगे, ये इक्वेटर की तरफ जाएगा, समझ में आया, ठीक है।
चलो ये समर्स और ये वाला कंसेप्ट है, ठीक है। वीडियो वैसे तो अभी आगे बढ़ा रहे हैं अपन, वीडियो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। बाकी कुछ एक प्लेलिस्ट वगैरह, खूब सारी प्लेलिस्ट वगैरह डाल रखी है, उन सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहीं पर लाइव क्लास चल रही है, इसकी भी यार एक फ़ोटो लगा दूंगा मैं बाद में। तो यहीं पर लाइव क्लास चल रही है, इधर आपको कुछ डिस्कशन वगैरह करना है तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है वहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप जो चाहो लिख सकते हो। चलो जो चाहो तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। नाउ दिस इज़ अ बिट ट्रिकी एंड बिट लॉन्ग कंसेप्ट, ठीक है। इसको देखते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इन्वर्जन। एक बार रेंज ऑफ टेम्परेचर करवा देता हूँ, फिर 2-3 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट का ब्रेक दे दूँगा, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। चलो देखते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर क्या है, एनुअल रेंज एक चीज़ होती है और एक डाईयूर्नल या फिर डेली रेंज एक चीज़ होती है। तो एनुअल रेंज के कंसेप्ट दोनों ही, रेंज का क्या मतलब होता है, रेंज का मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि मान लो आप शॉप पे जाते हो, है ना, उसको पूछते हो कि भाई ये कोई भी प्रोडक्ट है, ये किस रेंज के अंदर आ जाएगा, तो बोलता है 1000 से 1200 के अंदर आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। 1000 से 1200 के अंदर आ गया, तो उसने क्या दी, रेंज दी, ठीक है। उसी तरीके से टेम्परेचर की रेंज क्या होगी, टेम्परेचर की रेंज होगी 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया। तो ये टेम्परेचर की रेंज हो गई। अब इस रेंज का मतलब है, अगर ये रेंज तो 25 डिग्री 30 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज हो गई ना, अगर यही रेंज थोड़ी सी बड़ी होती, और बड़ी रेंज कैसी होती है, अगर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 20 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री की जो है रेंज हो गई। 5 डिग्री कहाँ है और 25 डिग्री कहाँ है, इसीलिए जो 5 डिग्री वाली रेंज है उसे अपन क्या कहेंगे, मिनिमम या फिर शॉर्ट रेंज कहेंगे, और यहाँ पर इसे अपन मैक्सिमम या फिर जो है लॉन्ग रेंज कहेंगे, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो जो मैक्सिमम रेंज है वो रेंज अपन को एनुअली कहाँ पर देखने को मिलती है, वो रेंज अपन को यूरेशियन कॉन्टिनेंट के इंटीरियर रीजन के अंदर, जैसे कि साइबेरिया के अंदर देखने को मिलती है। यूरेशिया के इंटीरियर में क्या है, साइबेरियन प्लेटू है ना, वहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका एनुअल रेंज का मतलब ये है कि भाई वहाँ पे जब गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी, मान लो गर्मी के अंदर जब समर्स है, तो समर्स के अंदर मान लो वहाँ पे टेम्परेचर है भाई 20 डिग्री या 25 डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो गर्मी वहाँ पर है नहीं, तो मान लो भी 25 डिग्री का टेम्परेचर है। लेकिन जब वहाँ पर ठंड है, तो ठंड में -65 डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक है। वर्कोहांस्क रीजन है, वर्कोहांस्क रीजन के अंदर -65 डिग्री, उससे भी नीचे चला जाता है, तो -65 डिग्री का टेम्परेचर है। रेंज कितनी हो गई, रेंज गिनो एक बार, 65 यहाँ हो गई और 25 यहाँ हो गई, है ना, तो 90 डिग्रीज की रेंज हो गई। 90 डिग्रीज इज अ लॉट, समझ में आया। एक साल के अंदर जो एक ही रीजन के अंदर 90 डिग्री ऊपर नीचे हो जाना, 90 डिग्री बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, मिनिमम रेंज अपन को कहाँ पर देखने को मिलती है, आइलैंड्स और जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर देखने को मिलती है। आइलैंड्स के अंदर क्योंकि लैंड ब्रीज सी ब्रीज का कंसेप्ट काम करता है, इक्वेटोरियल रीजन के अंदर भी सेम वही है, कॉन्टिनेंटैलिटी, मैरीटाइम, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर क्या है, वो चीज़ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक बात समझना, मॉडरेटिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था, तो मॉडरेटिंग इफेक्ट ये इक्वेटर के ऊपर क्योंकि पानी ज़्यादा है तो लैंड कम है, कॉन्टिनेंटैलिटी नहीं है, मैरीटाइम इफेक्ट ज़्यादा है। अब यहाँ पर मान लो इंडोनेशिया के कुछ एक आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा होगी क्या, नहीं होगी। समर्स के अंदर वहाँ पर टेम्परेचर होगा, मान लो मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मिनिमम टेम्परेचर विंटर्स के अंदर कितना होगा, विंटर्स के अंदर मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। उनकी तो ठंड भी गर्मी है, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, टेम्परेचर रेंज हो गया। अब एक डाईयूर्नल रेंज आती है, डाईयूर्नल रेंज के अंदर भी वापस से मैक्सिमम और मिनिमम आता है। मैक्सिमम जो रेंज होती है वो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि थार डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, है ना, इन सारे डेजर्ट्स के अंदर अपन को मैक्सिमम रेंज देखने को मिलती है। मैक्सिमम रेंज का क्या मतलब है भाई, डे के अंदर, एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर, जैसे कि अपन कभी जैसलमेर वगैरह घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपन कहते हैं कि भाई आप जो है पूरा अपना इंतजाम करके जाना, क्योंकि एक ही दिन के अंदर जब गर्मी पड़ेगी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। जब ठंड होगी, रात को जब वापस ठंड होगी, तो टेम्परेचर जो है गिर के 10 डिग्री तक, 8 डिग्री तक, 5 डिग्री तक भी जा सकता है, समझ में आया। 5 डिग्री तो खैर ज़्यादा हो गया, 8 डिग्री तक भी जा सकता है, ठीक है। तो आप देखो एक ही दिन के अंदर कितना टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, बहुत बड़ा है ये भी, ठीक है। 42 डिग्रीज इज अ लॉट, बहुत ज़्यादा होता है एक दिन के अंदर 42 डिग्री ऊपर नीचे हो जाना, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर यहाँ पे ये भी छोड़ दो ना, मैं तो कह रहा हूँ 20 डिग्री, अगर 20 डिग्री का भी होता तो भी 30 डिग्रीज, एक दिन के अंदर आपने 30 डिग्री ऊपर और नीचे देख लिया है,
ठीक है। फिर उसके अलावा जो है रेंज कम कहाँ पर होती है, मुंबई के अंदर, है ना। तो मुंबई क्या है, मुंबई कोस्टल रीजन है। कोस्टल में अपन ने देखा लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, मॉडरेटिंग इफेक्ट, है ना। और उस मॉडरेटिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, एक ही दिन का टाइम है तब टेम्परेचर कितना है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। जब रात का टाइम है तब टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज 5 डिग्रीज की तो है ना, समझ में आया। ठीक है, इसी का मतलब है कि रेंज छोटी है, समझ में आया। तो आइलैंड्स इक्वेटोरियल रीजन के अंदर जैसे इंडोनेशिया हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, है ना, यहाँ पे रेंज छोटी होगी। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर इन्वर्जन है। ब्रेक की मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर फिर भी किसी को चाहिए तो बता दो, और इसके अंदर अगर कुछ भी डाउट्स है तो बता दो। ठीक है, चलो भाई फटाफट चलते हैं, क्लास ज़बरदस्ती लंबी नहीं करेंगे। टेम्परेचर इन्वर्जन देखो, टेम्परेचर इन्वर्जन का सिंपल सा मतलब है, बुक के अंदर जितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंगली दे रखा है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंगली मेरे ख्याल से और कोई लिख नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन उसको छोड़ो, मैं आपको एकदम सिंपल वे के अंदर, एकदम ईजी वे के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, और ये यहाँ पर अपन ने डिमार्केशन कर दिया, ये एक सिनेरियो होगा और ये दूसरा सिनेरियो होगा। अब पहले सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है, सरफेस नॉर्मल लैप्स रेट काम कर रही है, और नॉर्मल लैप्स रेट के अंदर क्या होगा, नॉर्मल लैप्स रेट के अंदर सरफेस के ऊपर गर्म जो है हवा है, गर्म टेम्परेचर वगैरह, फिर जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, नॉर्मल लैप्स रेट होगी तो ये जो है टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब ऊपर कैसी हवा होगी, ऊपर ठंडी हवा होगी, समझ में आया। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, उल्टा हो जाना। तो उल्टा हो जाने के अंदर क्या होगा, नीचे ठंडी हवा होगी और ऊपर क्या होगी, ऊपर गर्म हवा हो जाएगी, समझ में आया। ठीक है, दिस इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ टाइम पास नहीं करना है। तो यहाँ पे इतना सा ऐसे ग्राफ इस तरीके से बन रहा था, यहाँ पे किस तरीके का ग्राफ बनेगा, यहाँ पे वापस इधर से यूं जाएगा, ठीक है, और फिर वापस इधर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर वापस ठंडा है, समझ में आया, इसके ऊपर वापस नॉर्मल लैप्स रेट है। ठीक है, बस बीच में थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ा जाता है, और बीच में गड़बड़ा जाता है, उसी को अगर नॉर्मल ग्राफ के अंदर अपन बनाएंगे तो ये नॉर्मल लैप्स रेट का ग्राफ हो गया। अगर यही नॉर्मल लैप्स रेट का ग्राफ काम नहीं करेगा तो कैसा ग्राफ काम करेगा, इस तरीके से कुछ काम करेगा, समझ में आया। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, समझ में आया, गुड। ये देखो, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन वगैरह हो गया, नॉर्मल लैप्स रेट हो गया, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इधर कम हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वही सारी चीज़ें दे रखी है ना। अब देखो, अब यहाँ पर बस एक मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो नोट्स हैं, नोट्स के अंदर थोड़ा सा सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा कुछ एक चीज़ें आगे पीछे दे रखी है इस पार्ट के अंदर, बस इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो उन चीज़ों को वैसे मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे कंडीशंस वाला है, इसको भी होल्ड करके रखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है कितने टाइप्स का होता है। तो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स हैं, है ना। अपन बस कुछ एक गिने चुनों को यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीप में उतरने वाले नहीं हैं।
तो देखो एयर ड्रेनेज एक तो होता है एयर ड्रेनेज, ठीक है, इसके बारे में, और एक और आपके अपनी जो एनसीईआरटी है ना, उस एनसीईआरटी के अंदर बस दो ही टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में दे रखा है, उन दोनों को देखेंगे, और उसके अलावा जो है एक और टेम्परेचर अपन देख लेंगे, एक और टेम्परेचर इन्वर्जन देख लेंगे। एक और चीज़ होती है रिलेटेड, वो बाद में साइक्लॉन्स वगैरह आएगा तब उससे डील कर लेंगे। तो एयर ड्रेनेज क्या चीज़ होती है? एयर ड्रेनेज को ही वैली इन्वर्जन बोलते हैं। अब वैली इन्वर्जन के केस में यहाँ पे समझना, ये मान लो एक, या इसको क्यों टाइम पास कर रहे हैं जब यहाँ पे बना हुआ है तो, ठीक है। अब वैली इन्वर्जन के अंदर क्या हो रहा है? वैली इन्वर्जन के अंदर ये माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स के ऊपर यहाँ पर क्या चीज़ है भाई बताओ? यहाँ पर जो है स्नो कवर्ड है ना, तो इस तरफ स्नो है, ये स्नो हो गई, ठीक है, यहाँ पर स्नो है ना, स्नो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्नो कवर है, ऊपर स्नो कवर है। अगर स्नो कवर है तो स्नो कवर के ऊपर जो हवा होगी वो ठंडी होगी या गर्म होगी? पढ़ा है अपन ने, ठंडी हवा होगी, है ना। तो यहाँ पे ये ठंडी हवा होगी। अब इस ठंडी हवा को आप इस तरीके से एक बल्ज की तरह, एक जो है ब्लॉब की तरह देखो, तो ब्लॉब कैसा होता है? इस तरीके का कुछ होता है ना, बिना किसी ढंग के फॉर्म के होता है, और वो इधर से उधर हिल रहा होता है, ठीक है, आगे पीछे झूल रहा होता है, ठीक है। और वो जो आगे पीछे झूल रहा होता है तो किधर भी कहीं पर भी फट सकता है, गिर सकता है, ठीक है। अगर उस ब्लॉक के अंदर आप ज़्यादा वजन डालते जाओ तो उसका फटने के चांसेस, गिरने के चांसेस बढ़ेंगे ना, ठीक है, सीधा खड़ा थोड़ी रह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर जो हवा है वो हवा भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि ये कोल्ड हवा है, और जो कोल्ड हवा है वो डेंस होती है, हैवी होती है, और नीचे ग्रेविटी होती है। समझ में आया? अब अगर नीचे ग्रेविटी होगी तो ग्रेविटी क्या करेगी? इस भारी हवा को अपनी तरफ खींचेगी, ज़्यादा देर तक ये उड़ नहीं पाएगी, और अगर ज़्यादा देर तक उड़ नहीं पाएगी तो ये नीचे जाएगी। कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। अब नीचे क्या है? नीचे ऑलरेडी नॉर्मल लैप्स रेट वगैरह काम कर रहा है, तो नीचे गर्म हवा होती है, अपन ने पढ़ा है, नीचे गर्म हवा है, ऊपर जा रहे हैं तो ठंडी हवा है, तो नीचे जो गर्म हवा है उसका क्या होगा? वो ऊपर आ जाएगी। भाई वो इतनी आसानी से क्यों ऊपर आ गई? क्योंकि अपन ने गर्म हवा की भी प्रॉपर्टी देखी है। वार्म एयर की क्या प्रॉपर्टी होती है? वार्म एयर की प्रॉपर्टी होती है कि लाइटर होती है, समझ में आया, ठीक है, और डेंस नहीं होती है। लाइटर होती है, डेंस नहीं होती है, समझ में आया। तो इस केस के अंदर क्या होगा? इसे रिप्लेस करना, इसकी जगह पे खुद को बिठाना, ठीक है, खुद बैठ जाना ईजी होगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये वाली जो हवा है, ये हवा ऊपर चली जाएगी, जो ठंडी हवा है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहीं पर क्या चीज़ हो रही है बताओ? नीचे ठंडी हवा है, ऊपर गर्म हवा है ना। और इसे ही अपन ने क्या पढ़ा? इसे ही अपन ने टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ा ना, है ना। नीचे ठंडी हवा है, ऊपर गर्म हवा है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। तो जो सबसे पहला है उसे अपन वैली इन्वर्जन या फिर एयर ड्रेनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैली इन्वर्जन या फिर एयर ड्रेनेज बोलते हैं। और इस अगर यहाँ पे वैली इन्वर्जन, एयर ड्रेनेज वगैरह हो रहा है, नीचे अगर ठंडी हवा आ रही है, तो जो लोग फार्मिंग करेंगे, मान लो यहाँ तो मैंने नदी बना दी, मान लो यहाँ पे नदी नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल रीजन होता, अगर नॉर्मल रीजन होता तो वो यहाँ पर फार्मिंग करते क्या? नहीं करते, क्योंकि इसके साथ में कुछ एक चीज़ आती है, उसको अभी देखेंगे, ठीक है। तो वो लोग कहाँ पर फार्मिंग करेंगे? वो लोग यहाँ पर फार्मिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है। तो क्रॉप्स का आपको वैसे तो पता है ना कि भाई गर्मी के जो है, गर्मी के अंदर बढ़िया थ्राइव करती है क्रॉप्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर गर्मी है। अब यहाँ पर नीचे क्यों नहीं कर रहे हैं फार्मिंग? देयरफॉर फार्मर्स टेरिस फार्मिंग करेंगे, इसी को अपन टेरिस फार्मिंग पढ़ते हैं, टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। नीचे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट आउटकम्स प्ले कर रहे हैं। दीज आउटकम्स आर इंपॉर्टेंट, दीज आर द आउटकम्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, है ना। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एयर ड्रेनेज के अंदर ही होता है, नॉर्मल रीजन के अंदर भी होता है। तो वैली रीजन के अंदर था, नॉर्मल रीजन के अंदर भी टेम्परेचर इन्वर्जन के केस से क्या होगा? टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से फ्रॉस्ट, फॉग, ड्यू, मिस्ट और इस टाइप की जो हेज वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जमा होंगी, समझ में आया। ये जो सीन होगा ना, ऊपर जो है गर्म हवा है, नीचे ठंडी हवा है, तो उसके बीच में क्या चीज़ अपन को देखने को मिलेगी? इसके बीच में अपन को फॉग वगैरह, फ्रॉस्ट वगैरह देखने को मिलेगा। और फ्रॉस्ट से अभी जैसे ओले वगैरह कुछ गिर रहे हैं, ठीक है, तो अभी ओले गिर रहे हैं तो वहाँ पे रेगुलरली न्यूज़ आ रही है कि भाई फसल बर्बाद हो गई, क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, है ना। वाई आर दे डिस्ट्रॉयड? दे आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज क्रॉप्स जो हैं वो फ्रॉस्ट वगैरह, फॉग वगैरह इनके अंदर सस्टेन नहीं कर पाती है, समझ में आया। इसीलिए फार्मर्स जो होंगे वो नीचे अपनी फार्मिंग करेंगे या ऊपर यहाँ पर इस जगह पर करेंगे? इस जगह पर करेंगे, और उसी फार्मिंग को अपन क्या बोलते हैं? टेरिस फार्मिंग बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है, गुड।
बट यहाँ पे कंडीशन एक ये ध्यान रखना कि अपर माउंटेन्स जो है वो स्नो कवर्ड होने चाहिए। अगर वो सूखे हैं तो नीचे कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे नर्मदा और तापी के साथ में जो है सतपुराज है ना, विंध्याज है, सतपुराज है। तो सतपुरा और विंध्या के केस में ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। वही ये चीज़ हिमालयास के केस में बहुत ज़्यादा होगी, ऊपर पूरी पूरी स्नो है, समझना, ठीक है। इन सच कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सच कंडीशन कोल्ड डेंस हैवी एयर सिंक्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड नॉट हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब समझो, जो हाई प्रेशर लो प्रेशर का मैं आपको खेल कुछ टाइम पहले ही बता रहा था, है ना, ये पूरा देखा था अपन ने। और इसके अंदर अपन ने क्या देखा था बताओ फटाफट। इसके अंदर अपन ने देखा था कि भाई यहाँ पर हाई प्रेशर है ना, और ये हाई प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, एयर ऊपर जा रही है ना, और सॉरी यहाँ पर गर्मी है, ठीक है, वेरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पर गर्मी है, लो प्रेशर बन रहा है और इसकी वजह से एयर ऊपर जा रही है, और एयर के ऊपर जाने के साथ में जो है वापस इधर आकर रुक जाएगी और फिर इधर इधर जाएगी। यहाँ पर जो है हाई प्रेशर है क्योंकि यहाँ पर ठंड है ना, और यहाँ पर इसका उल्टा अपन ने मैकेनिकल लो प्रेशर देखा था, इधर मैकेनिकल हाई प्रेशर देखा था। यहाँ पे समझा था क्योंकि संख्या ज़्यादा हो जाएगी इसलिए इसको कहीं तो जाना पड़ेगा, ऊपर तो जेट स्ट्रीम से और ऊपर जा नहीं सकता, एक पॉइंट के बाद रुकना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए ये चीज़ हो रही थी। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या वैलीज़ के अंदर भी यही चीज़ हो रही है कि भाई नीचे जो है वो हाई प्रेशर बन रहा है और ऊपर लो प्रेशर है? लो प्रेशर तो गर्मी के साथ में बन रहा है ना, तो यहाँ पे गर्मी तो है नहीं, तो ये जो है ऊपर की हवा नीचे क्यों आ रही है? ग्रेविटी की वजह से आ रही है, न कि हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से आ रही है। एक बात ये, दूसरी बात ये हमेशा याद रखना कि स्लोप के ऊपर भी जो विंड है वो विंड ही है, ड्राफ्ट नहीं है, समझ में? स्लोप के ऊपर भी अगर कुछ विंड है तो उसे भी विंड ही कहेंगे, ड्राफ्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। वो नियरली, आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि वो नियरली जो स्लोप जो हो गया ये नियरली वर्टिकल हुआ, है ना, सॉरी हॉरिजॉन्टल हुआ, ठीक है, नियरली हॉरिजॉन्टल हुआ, समझ में आया? एग्जैक्टली इसको वर्टिकल इस केस के अंदर नहीं माना जाएगा, समझ में आया? ठीक है, तो विंड वगैरह ये चीज़ होगी। फिर क्या है, अभी विंड और स्लोप और ये क्यों बताया, क्योंकि विंड जो है हमेशा हाई टू लो जाती है। कहाँ जाती है? हाई टू लो जाती है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विंड हाई टू लो, ठीक है। चलो, रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई टू लो, ये सारी चीज़ें हो गई, फार्मर्स वगैरह हो गया, है ना, इन्वर्जन वगैरह हो गया, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट चीज़ देखो भाई, इसके क्या आउटकम्स होते हैं? ये जो इन्वर्जन होता है इसके क्या आउटकम्स होते हैं? तो इसका आउटकम, एक इंपॉर्टेंट आउटकम ये है कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हाई प्रेशर बनेगा, है ना, तो एयर जो है एयर सिंक करेगी, ठीक है, और एयर के सिंक करने के साथ में ही डस्ट, और अब यहाँ पे देखो इस तरीके से समझना, अगर कोल्ड एयर नीचे आई तो कोल्ड एयर के साथ में क्या बनेगा भाई? हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई वर्टिकली एयर सिंक करती है, राइज नहीं करती है, वो तो लो प्रेशर में करती है, यहाँ पर वर्टिकली एयर सिंक करती है। अगर वर्टिकली एयर सिंक करेगी तो एयर के साथ में कुछ कुछ सस्पेंडेड चीज़ें होंगी, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि डस्ट, और ये डस्ट अगर नीचे जाएगी, अब समझना, नीचे फॉग और फ्रॉस्ट और ये सब चीज़ें, फ्रॉस्ट तो खैर अलग चीज़ होगी, बट फॉग और मिस्ट और ये सब चीज़ें क्यों बन रही है? अगर ये डस्ट नीचे जाएगी तो डस्ट के बारे में अपन ने देखा था, डस्ट एक्ट्स एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। डस्ट एक्ट्स एज व्हाट? डस्ट एक्ट्स एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। और अगर ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के तौर पर फॉर्म एक्ट करेगी तो आसपास अपने क्या वाटर वेपर को इकट्ठा करेगी, कंडेंसेशन टाइप करेगी, एक बादल टाइप का एनवायरनमेंट बनाएगी, और उस बादल टाइप के एनवायरनमेंट को ही तो अपन जो है फॉग या फिर मिस्ट या फिर हेज कहते हैं, समझ में आया? ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। फिर क्या है? हाइग्रोस्कोपिक इफेक्ट वगैरह ये मैंने आपको बता दिया। नाउ द अदर टाइप ऑफ इन्वर्जन इज रेडिएशन इन्वर्जन। अब इस रेडिएशन इन्वर्जन की कुछ जो है वो कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, वो ये थोड़ा सा पार्ट पहले आ गया था, ठीक है, तो कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिखी है। इसकी कंडीशंस होती है, एक तो विंटर नाइट्स होनी चाहिए, दूसरा क्लियर स्काईज होनी चाहिए, ज़्यादा क्लाउड्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्लाउड्स मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और काम विंड्स होनी चाहिए। वापस स्टेबिलिटी का ही कंसेप्ट है ना, तो काम विंड्स होनी चाहिए, आराम जो है नॉर्मल विंड्स हो, बहुत ज़्यादा विंड्स ना हो, वरना फॉग वगैरह और ये टेम्परेचर इन्वर्जन वगैरह ये चीज़ काम नहीं करेगी।
अब यहाँ पर रेडिएशन इन्वर्जन के केस में क्या होता है, ये सरफेस है ना, सरफेस यूजुअली क्या हो रहा है भाई, अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वगैरह रिलीज कर रहा है, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रिलीज करने की वजह से ये जो है अपनी गर्मी बाहर फेंक देता है, तो यहाँ का रीजन जो है वो यहाँ का रीजन ऑक्यूपाई कर लेती है ठंडी हवा, है ना, और ऊपर जो है वो ऊपर गर्मी आ जाती है। और मैंने आपको बताया अगर नीचे ठंड हो गई और ऊपर गर्मी हो गई तो उसी सिनेरियो को अपन क्या कह रहे हैं, उसी सिनेरियो को अपन इन्वर्जन कह रहे हैं। समझ में आया, बस इतना सही है इन्वर्जन, इसके अलावा ये जो है रेडिएशन इन्वर्जन के अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है पोलर रीजन्स के अंदर, मतलब वहाँ पर डेली देखने को मिलती ही है। उसके अलावा जैसे अपन दिल्ली वगैरह के अंदर जो है वहाँ पर अक्सर जो अपना रिपब्लिक डे होता है, तो रिपब्लिक डे पे देखते हैं कि फॉग बहुत ज़्यादा है ना, हेज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, हेज़ तो ठीक है, फॉग बहुत ज़्यादा है। तो जो फॉग बहुत ज़्यादा है वो सुबह सुबह के अंदर अपन देखते हैं बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ही धूप आती है धूप के अंदर फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विंटर और नाइट्स, है ना, तो ये डॉन वाला रीजन हो गया ना, बहुत ज़्यादा धूप तो भी आई नहीं है, डॉन वाला रीजन हो गया, है ना, और काम विंड्स, यही वाली तो अपन ने देखी थी कंडीशंस, है ना, ये तीनों कंडीशंस लग गई, यहाँ पे अपन को फॉग दिख गया, सिंपल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? नेक्स्ट चीज़ होती है कोस्टल इन्वर्जन। अब एक कोस्टल इन्वर्जन भी होता है। कोस्टल इन्वर्जन सिंपल है, यहाँ पे पानी है, पानी की जो ठंडी हवा है अगर वो यहाँ पे अंदर घुस जाएगी, समझ में आया, जैसे मैंने आपको बताया करंट्स वगैरह आए, ठीक है, ठीक है, तो करंट आया यहाँ पे मान लो, ठीक है, कोल्ड करंट आया, कोल्ड करंट की वजह से हवा, पानी भी ठंडा होगा, पानी की वजह से ऊपर की हवा भी ठंडी होगी, अगर हवा ठंडी होगी तो ये ठंडी हवा कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, जिसकी वजह से गर्म हवा ऊपर राइज अप होने लगेगी, है ना, उसको रिप्लेस कर देगी। और जब ये इसको रिप्लेस करेगी तब क्या चीज़ होगी, तब जो है अपन को कोस्टल इन्वर्जन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कोस्टल इन्वर्जन देखने को मिलेगा। बस एक चीज़ याद रखना, क्योंकि हर जगह जहाँ पर भी टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, फॉग बन रहा है, मिस्ट वगैरह है ना, हेज वगैरह, ये सारी चीज़ें बन रही है, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से यहाँ पे जो नेवल नेविगेशन होगा, है ना, नेवल नेविगेशन वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि दिखेगा नहीं एग्जैक्टली कोस्ट कहाँ पर है। आप चलते जाओगे सब तरफ धुंध है, एग्जैक्टली पता नहीं पड़ रहा है कोस्ट कहाँ पर है, समझ में आया, ठीक है, तो नेवल नेविगेशन टफ हो गया। बस यही था यार, टेम्परेचर इन्वर्जन और टेम्परेचर रेंज वगैरह यही था, है ना। इसके अलावा और क्या है बताओ? प्रेशर है, प्रेशर नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुरू करते हैं, है ना, ठीक है, प्रेशर नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुरू करते हैं, ठीक है, हाँ, प्रेशर नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगा डिसलाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। और बाकी आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, अभी एंशंट की मेरी सीरीज़ चल रही है, तो एंशंट की सीरीज़ आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा विजन IAS का जो है मैं डेली वहाँ पे डालता रहता हूँ, करंट अफेयर्स वगैरह चलती है, उसकी भी लाइव क्लास एक। उसके अलावा सोशोलॉजी के ऊपर आमिना मैम जो है सोशोलॉजी के ऊपर पूरी सीरीज़ लेकर आ रही है ना। उसके अलावा जो है आर्ट एंड कल्चर वगैरह हो गया, जोग्राफ़ी अभी अपना चल ही रहा है, जोग्राफ़ी के अलावा एनवायरनमेंट के कुछ एक लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह के पढ़े हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें देखो, पढ़ो, मज़े करो, है ना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे ही जो है लाइव क्लास होती है, उस लाइव क्लास को आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ पर आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। थैंक यू।